माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक हमने सीख लिया है, कौन सा बटन कब इस्तेमाल होता है और किसके लिए यूज़ होता है ये भी हमने सीख लिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक सीखा था। बेसिक सीखने के बाद अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज से टैब सीखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब है, जिसमें हम होम टैब के बारी बारी से बटन सारे सीख लेंगे। किसके लिए यूज होते हैं होम बटन के, ये सारे ग्रुप्स के बटन्स आज के वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करोगे, ओपन करने का तरीका लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन को हम ओपन कर चुके हैं यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे आता है पहला वाला होम टैब। लास्ट वीडियो में जो हमने बोला था इस ब्लू स्काई ब्लू का जो पट्टी है इसको हम रिबन कहते हैं, और रिबन में ही जो ये सारे होते हैं इनको हम टैब्स कहते हैं। और फिर जब हम टैब को ओपन करते हैं वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस ये वाले निकलते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम होम टैब सीखेंगे और देखेंगे होम टैब में जो ग्रुप्स है ये किस काम के होते हैं और इन्हें हम कब कब यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सबसे पहले होम टैब में आता है क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन। तो अगर इसकी बात करेंगे, क्लिपबोर्ड वाला जो पैनल है इसमें सबसे पहला है पेस्ट और यहाँ पे दूसरा साइड है कट और कॉपी। कट और कॉपी को सीखते हैं, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट और कॉपी सीखा था, सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कट और कॉपी की वही ऑप्शंस वही फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक सेल को एक्टिवेट करते हैं और सेल को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम कोई सा डेटा लिखेंगे, जिसे हमने एक्सेल लिखा यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे एक्सेल लिखा, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये इस जगह से कट हो जाएगा और उसके बाद हम इसे दूसरी जगह से पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इसको मैंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये कट हो गया। अब मैं इस वाले सेल पे आ जाऊँगा, ये वाली सेल एक्टिवेट हो गई। यहाँ से मैं माउस की मदद से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अभी जो मैंने एक्सेल कट किया था अब मैंने वो पेस्ट इस वाले सेल में किया था। तो सेम यही काम करता है कट वाला। अगर आप एक्सेल पे कैलकुलेशन कर रहे हो या कोई दूसरी काम कर रहे हो, मार्कशीट बना रहे हो, अगर आपको कोई सा कंटेंट एक सेल से उठा के दूसरे सेल में रखना हो, आपने इस वाले सेल को कोई सा कंटेंट डाला लेकिन आपको वो कंटेंट यहाँ किसी और दूसरे सेल में डालना था, इसी दूसरे किसी सेल में इंसर्ट करना था, तब आप इस यहाँ से इसे कट करके उस वाले सेल में इंसर्ट कर सकते हो। तो तब जाके आपको एक कट वाला बटन काम आता है। उसके नीचे होता है कॉपी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमने यहाँ पे एक्सेल को कट करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम यहाँ से लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा, इस बार मैं कट नहीं बल्कि कॉपी करूंगा। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस वाले कंटेंट को, और यहाँ पे कॉपी करूंगा। ये देख लीजिए ये कॉपी हो गया है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट जो ओरिजिनल सेल जो पहली वाली एक्टिवेट सेल थी उसमें जो हमने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट लिखा था, एक तो ये यहाँ पे भी रह गया और उसके साथ साथ ये कॉपी भी हो गया। तो अब हम यहाँ किसी दूसरे सेल पे आएंगे और यहाँ से सेम वही प्रोसीजर से माउस के राइट बटन से प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। मतलब यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन, अपनी ओरिजिनल सेल जो थी पहले जिसमें हमने कंटेंट लिखा था माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे भी ये माइक्रोसॉफ्ट रहा और उसके साथ साथ यहाँ पे भी रहा। तो जब भी अगर आपको कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने कोई कंटेंट सेल में लिखा, आपको वही सेम कंटेंट दूसरे किसी सेल में इंसर्ट करना होगा, तब जाके आप कॉपी कर सकते हैं। आई होप आपको कट और कॉपी में जो थोड़ी सी डिफरेंस है वो समझ आई होगी, और कट और कॉपी कब हमें यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर।
तो फॉर्मेट पेंटर कब हमें काम आता है, जब हम यहाँ से ये जो सारे बटन्स हैं इनमें से जब हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। कैसे ही होता है, मान लीजिए अगर मैंने इस वाले एक्सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट इसको मैंने किया और उसके बाद मैंने इसे बोल्ड किया और बोल्ड करने के बाद मैं इसे कोई सा अलग कलर दूंगा इस वाले टेक्स्ट को। तो जैसे ये बोल्ड हो जाएगा यहाँ पे मैं इसे ये वाला कलर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं उसे कोई सा दूसरा फॉन्ट भी देता हूँ। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज हुआ। अब अगर मुझे यही फॉर्मेटिंग, यही कलर, यही बोल्ड करना, यही साइज वगैरह या यही कोई चेंजेस दूसरे किसी सेल के कंटेंट में डालना हो, दूसरे जो भी सेल्स मुझे हो गए वहाँ पे डालना हो, मान लीजिए आपने मार्कशीट बनाया, आपने मार्कशीट में एक रो को सिलेक्ट किया, उस रो को आपने रेड कलर दिया, लास्ट में आपने टोटल किया, आप टोटल के रो को भी रेड कलर देना चाहते हो, तब जाके आप इस वाले में जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेटिंग इसमें यूज कर सकते हो, तब ये वाला फॉर्मेट पेंटर काम आता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हम आएंगे और आप देख लीजिए यहाँ पे आने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। ये वाली जो सेल एक्टिवेट जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, ये देखिए इसमें थोड़ी सी ये जो चेंज आ गई है, सेल जैसे साइड में इसके टिमटिमा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी ये सेल एक्टिव हो गया है। इसमें अब हम फॉर्मेट पेंटर लगाएंगे। तो तब कब लगता है, आप देख लीजिए इस सेल के नीचे से ब्रश का निशान है, ये देखिए प्लस के साथ साथ ब्रश का निशान है। जब आपको लगेगा कि ये ब्रश का निशान है मतलब फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट है। फॉर्मेट पेंटर में हमें करना क्या है, हमने जो इस वाले सेल को, यहाँ पे जो सेल है इसको जो हमने फॉर्मेटिंग किया है, यही फॉर्मेटिंग अब हम इसे चाहते हैं, इसलिए हमने फॉर्मेट पेंटर को यूज किया और इसके बाद हम यहाँ पे इसे फॉर्मेट पेंटर करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो तब जाके ये फॉर्मेट पेंटर आपका काम आएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि फॉर्मेट पेंटर की असल काम क्या है। जो भी फॉर्मेटिंग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे, अगर वही फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरे सेल के कंटेंट्स को सेट करना हो, तब जाके हम फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट करेंगे और उस सेल को यहाँ से वो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये वाला जो क्लिपबोर्ड वाला पैनल है कंप्लीट हुआ है। इसमें कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर हम बारी बारी से सीखेंगे, फुल्ली सीखेंगे जब हम यहाँ से सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी हमें कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होगी एक जगह से दूसरी जगह में भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होगा, तब जाके हमें ये फॉर्मेट पेंटर यूज होता है। तो उसके बाद हमारा जो आता है वो है फ़ॉन्ट वाला पैनल। तो फ़ॉन्ट वाले पैनल पे सबसे पहले आता है, अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना होगा जो हमने अभी किया था एक्सेल में, जैसे हमें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फ़ॉन्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस वाले वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट
करेंगे, जैसे कि हम ये एरियल ब्लैक करेंगे, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया। तो यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो वो चेंज कर सकते हैं। जब आप सेल्स में कोई कंटेंट मार्कशीट बना रहे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना होगा ताकि एक कॉलम से कॉलम में थोड़ी डिफरेंस हो जाए, तब जाके आप फ़ॉन्ट अलग-अलग स्टाइल में रखते हैं, तो तब जाके इन फ़ॉन्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम फ़ॉन्ट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट साइज़। जब भी आपको लगेगा कि हमारे जो सेल में कंटेंट है इसका साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कोई सा कंटेंट 88 नंबर मैंने लिखा और इसके बाद 88 को मैं सिलेक्ट करके इन वाले 2 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज पेन सेंटर करूँगा। मर्ज सेंटर करने के बाद यहाँ पे इसको मैं अब सिलेक्ट करूँगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका साइज़ अब मैं चेंज करूँ। ये देख लीजिए इसका साइज़ 88 नंबर का साइज़ कितना होता है और साथ ही साथ सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मिनिमम यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे 72 आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा भी साइज़ चाहिए तो आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिए यहाँ पे 11 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप बैक स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई सा साइज, जैसे मैं यहाँ पे 100 करूँगा और उसके बाद जैसे ही मैं किसी स्प्रेडशीट किसी भी जगह क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ये देखिए 100 लिखूँगा मैं यहाँ पे। साइज सेल का इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कोई मैनुअली लग सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे 80 करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे 80 हैश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो साइज है यहाँ पे सेल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं और ये खासकर इस एक्सेल में अपने फार्मूलाज के हिसाब से एक्सेल चलता है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हैश का नंबर आ रहा है जब आप साइज इंक्रीज करेंगे। तो यूजुअली आपको 72 तक ही साइज यूज होता है एक्सेल में, ज़्यादा कुछ बड़ा साइज का कंटेंट नहीं रहता है सेल्स में जब आप एक्सेल को यूज़ करते हो। तो फिलहाल इसको हम 11 रहने देते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ये वाले 2 है, ए बड़ा और ए छोटा जो आपको सिंबल दिख रहा है। इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले अगर आपको सेल का साइज़ इंक्रीज़ करना होगा मैनुअली, जैसे आपने यहाँ पे 11 रखा, 12 रखा, 40 रखा, लेकिन अगर आप इस सेल पे क्लिक करोगे, ये देख लीजिए इस सेल पे मैं अभी हूँ, सेल पे मैंने सिलेक्ट किया कंटेंट को, उसके बाद अगर मैं ये वाला प्रेस करूँगा तो इसका साइज़ खुद ही बढ़ता जाएगा जितनी बार मैं प्रेस करूँगा। अगर मुझे डिक्रीज़ करना होगा साइज़ तो इस वाले छोटे वाले को मैं प्रेस करता रहूँगा और यहाँ पे हम इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का समझ आया होगा। यहाँ से आप साइज़ का फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल, अगर आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड करना होगा, जैसे ये 88 हमने अभी ऐसा लिखा है, इसको हम बोल्ड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और उसके बाद बोल्ड करेंगे और जैसे आप बोल्ड पे प्रेस करोगे, ये देख लीजिए ये बोल्ड हो गया है। उसके बाद ऐसे ही इसे इटैलिक कर सकते हैं, जैसे कि हम इस वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमने इस सेल में लिखा था, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो चुका है, ये देखिए। सेम इसी तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं, तो अंडरलाइन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो है जिसे हम बॉर्डर्स कहते हैं, जब आप सेल कोई क्रिएट करोगे, अगर ये वाली सेल इसको हमें बॉर्डर देना होगा तो यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे कि थिक बॉक्स बॉर्डर देंगे। तो ये देख लीजिए दूसरे जो सेल्स है इस वाले सेल को हम एक्टिवेट अब करेंगे, ये सेल एक्टिवेट हो गई है। अब इसके साथ साथ इसका बॉर्डर भी चेंज हो गया है। तो कोई भी जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगेगा वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइन वाली बॉर्डर भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए वो भी दे सकते हैं। बॉर्डर को आपको इरेज करना होगा, ड्रा करना होगा मैनुअली माउस से, या लाइन स्टाइल किस हिसाब से होना चाहिए, जैसे इतनी विड्थ होगी, डैश में लाइन आनी चाहिए, तो ये सब यहाँ से आप बॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ये वह है कलर वाला फिल। अगर आपको सेल का कलर फिल करना होगा, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वाली सेल है, इस वाले एक्सेल को हम फिल करेंगे और यहाँ पे जब हम फिल करेंगे तो सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये देख लीजिए, ये वाला ब्लू का देंगे तो ये देख लीजिए सेल का कलर, बैकग्राउंड कलर फिल हो गया है इस वाले कलर से। तो इस तरह से अगर आपको किसी सेल के कंटेंट का कलर फिल करना होगा, यानी कि उसका बैकग्राउंड, ना कि टेक्स्ट का बैक कलर चेंज होगा, बल्कि ना कि फॉन्ट का कलर चेंज होगा, बल्कि सेल का जो फिल कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज हो रहा है। उसके बाद ये वाला है, यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर दे सकते हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस इतना है, जैसे आप हमने यहाँ पे एक्सेल को कलर दिया फिल कलर, तो एक्सेल के जो सेल है उस पूरी सेल को कलर ब्लू हो गया। अब हमें इसमें जो कंटेंट है एक्सेल लिखा है, अगर इसको कंटेंट देना है, टेक्स्ट को कलर देना होगा, तब जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी रेड था, इसको यहाँ से हम व्हाइट कर देंगे। ये देखिए अब हम ये व्हाइट हो गया है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड वाला पैनल सीखा और उसके बाद फॉन्ट वाला पैनल सीखा। एक्सेल को हम बारी बारी से छोटे छोटे वीडियोस में सीखेंगे, ताकि जो भी हम सीखेंगे इजीली सीखेंगे, क्योंकि आने वाले एक्सेल में जो यहाँ पे जो बाकी पैनल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है समझना। इसलिए जब वीडियो छोटे हो गए तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं एक्सेल को, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जब आप हमारे वीडियोस स्टार्ट से लेकर एंड तक देखोगे तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाओगे, अगर आपने एक्सेल को कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।